ब्रिगेडियर साहब की हर बात से सहमत हूँ मैं। और जो जीव के बाद मानव चेतना आ रही है वो जो है वो भौतिकवाद की देन नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक कंटेस्ट रहेगा और अगले आधे घंटे में मैं भी इस बात पे अपनी बात को प्रस्तुत करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने काफ़ी चीज़ें आपसे सीखी है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो 80 करोड़ लोग अभी जो जी रहे हैं हिंदुस्तान में, वो जीव चेतना से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, यानी रोटी कपड़ा मकान से बाहर वो आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जीव चेतना में भी कई चीज़ें सुपीरियर हैं, जैसे भेड़िए का और जो पालतू कुत्ता है वो भेड़िए से अलग हो गया। फिर आपका जो तोता है वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से जानकारी को पकड़ करके हूबहू भी प्रस्तुत कर पाता है, और इंसान उससे काफ़ी स्लो है। लेकिन इंसान आउटस्मार्ट कैसे कर रहा है, इस चीज़ पे थोड़ी एक नई अनोखी बातचीत की जाएगी। मैडम जी, आप फोटो प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसी समय सारी बात एक साथ जी दैट्स बेटर। समय बहुत निकल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहली स्लाइड है, और आप सब लोगों ने यहाँ 41 लोग होने चाहिए। आप लोगों ने अपने 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 विचार प्रस्तुत किए हैं। हम सब की चाहत एक ही है। वो जो चाहत है वो एक चाहत ये है कि हमारे विचार को अडॉप्ट कर लिया जाए, उसको पकड़ लिया जाए, तो जो है दुनिया सुंदर हो सकती है। न्यूरो साइंटिस्टों का ये कहना है कि एक दिन में 24 घंटे में इंसान के विचार जो है वो 30,000 से 40,000 जो है विचार लगातार आते जाते रहते हैं। जो नई जनरेशन है उसके पास में जो है सुविधाएं विचारों के आदान प्रदान की ज़्यादा है, क्योंकि जो इंटरनेट है उसने जो है लाइफ को एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस में काफ़ी फास्ट कर दिया है। तो जो पुरानी जनरेशन होती है, हो सकता है उसके 20 से 30,000 विचार आते हों। इस समय जो विचारों की श्रृंखला है उसका जो आदान प्रदान है उसका जो धमाल है वो 30,000 से 40,000 जो है वो न्यूरो साइंटिस्ट ने ईज लगा करके ये एविडेंसेस साबित कर दिए हैं। नेक्स्ट। तो कई वक्ताओं ने ये बात जरूर कही है कि दुनिया को जो है बुरे और अच्छे में ही डिवाइड किया गया है। जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो संघर्ष में चीज़ें हैं, जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार बैठे हैं और महात्मा गांधी थे, अपना कार्ल मार्क्स थे, तो वो एक्सटर्नल संघर्ष की बात करते थे कि इनइक्वालिटी, जो अमीरी गरीबी नीचे आती जाएगी तो जो बुराई है वो अपने आप जो है अंतर ध्यान हो सकती है। अब उससे पहले भी जो इनर पीस है उसके साथ भी संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश होगी कि हम इस पे आगे कैसे बात की जा सके। नेक्स्ट। ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के परिवार के लोग हमारे सुरक्षित विचारों के तरीके से ही आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट सर। देखिए, ये विचारों की वजह है। एक बच्चे को माँ बाप जो है मुंह खुलने से पहले ही नया खिलौना प्रदान कर देते हैं, और एक बच्चा जो है वो पुराना यूज किया हुआ लमरेटा का पुराना टायर, मुझे याद आ रहा है बचपन में, उसी को लाठी से लेकर के वो चलता रहता था। यानी वो प्रकृति से जुड़ा रहता था, और एक बच्चे को चाहिए और वो उसने ब्लैकमेल करना सीख लिया है, उसने रोना सीख लिया है। वो बड़ा होकर के ये भी कह सकता है कि मुझे यूक्रेन भी चाहिए। वो बड़ा होकर ये भी कह सकता है कि जी मुझे क्यूबा भी चाहिए, मुझे ईरान भी चाहिए, मुझे ग्रीनलैंड भी ला दो। तो ये उसकी चाहत है, और उसकी विचारों की चाहत जो है वो ये कह रही है कि ऐसा मुमकिन हो जाएगा तो दुनिया में सुख शांति पॉसिबल है। नेक्स्ट। अब आप अपने अपने बचपन में जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि आपने क्रिकेट खेला, आपने सांप सीढ़ी खेली, आपने वो लेडीज ने घर घर खेला या पिट्ठू खेला। सबके पीछे मजा लेना, फन की एक प्रवृत्ति है कि मैं खेलना है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इन एक्चुअल में बच्चे को ये मालूम नहीं है कि वो मजा जो है उसके पीछे इंसाफ छिपा है, उसके पीछे न्याय छिपा है, उसके पीछे जस्टिस छिपा है। तो
युद्ध हो रहा है, शांति हो रही है, लेकिन ये जो हैंडीकैप बच्चा है ये अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, उसकी टुगेदरनेस की बात कर रहा है, जिसमें मैंने कहा कि हमारे हैदराबाद से आए हुए जो साथी हैं श्रीनिवास जी, वो टुगेदरनेस की हमेशा बात करते हैं। नेक्स्ट। तो अभी तक जो संघर्ष की दुनिया है, वो संघर्ष की दुनिया चाहे महात्मा गांधी से चली हो, अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के थ्रू चली हो, या कार्ल मार्क्स के थ्रू चली हो, जो मेहनत है, मेहनत के बंटवारे की कमी अभी भी खल रही है। तो क्या वो सिर्फ ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट पूरी दुनिया में किसी भी देश में चले जाएं, ट्रैफिक लाइट कानून से कंट्रोल करती है इंसान को? क्या कानून से ही जो है वो समानता आएगी या बंटवारा रहेगा, या हमें अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा? ये चुनौती जरूर है मेरे सामने। नेक्स्ट। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो कोशिश, हमें ये सिखाया जाता है कि भाई आप पे कहीं भी कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी संघर्ष हो, आपकी जेब खाली हो, लेकिन फिर भी आपको सिस्टम के साथ जुड़ना है। हमारे प्रत्यक्ष बैठे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, वो बहुत ही खूबसूरती से ये साबित कर देते हैं कि जो चीज़ें हैं वो आपकी जो जेब है वो पूरी की पूरी सांसारिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। उसको उस पर कुठाराघात होगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए जरूरी ये है कि जॉब्स ज़्यादा दी जाए। पहचान, मेरी पहचान क्या है? मैं तो भाई अपनी माँ के पेट में 9 महीने पहले इत्तू सा इनविजिबल बीज की तरह आया था। 60,000 बीजों से कंपटीशन हुआ था, और 60,000 बीजों की कंपटीशन के बाद में जो कुछ खाया एक रूप में, डीएनए के रूप में, वो धीरे धीरे ये 5 फुट 7.5-8 इंच का जो इंसान है ये खड़ा है। लेकिन मैं परमानेंट नहीं हूँ, तो मेरे से ज़्यादा विश्वास आपको जो है विचारों पे करना जरूरी है। नेक्स्ट। देखिए, कहावत ये है, और उसको फिल्मी गानों का भी रूप दिया हुआ है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ, यानी मीनिंगफुल अनुभव लेकर के ही जाएगा। वी आर ब्लैंक एज फार द एक्सपीरियंसेस आर कंसर्न। क्योंकि हम जिस देश में पैदा होंगे, जर्मन देश के एनवायरनमेंट पैदा हो रहे हैं, या हम गढ़वाल में पैदा हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भाषा वो धीरे धीरे पकड़ पाएंगे। यहाँ टेक्निकल मिस्टेक ये है कि साउंड नहीं है। जो आंसू के ग्लैंड है वो 3 या 4 महीने में ही डेवलप हो पा रहे हैं। आंसू 3 या 4 महीने बाद ही आएंगे। लेकिन जो रोना धोना है वो इसलिए शुरू हो गया कि अल्ट्रासाउंड हुई थी मेरी माँ की पेट में, तो मैं तो आराम कर रहा था, यहाँ घूम रहा, वहाँ घूम रहा, पानी में तैर रहा, ये कर रहा। लेकिन वहाँ वो कंफर्टेबल चीज जब छोड़ करके सांसारिक दुनिया में एंटर होता है तो रोना धोना शुरू होता है। नेक्स्ट। तो अगर रोता नहीं है, बिना आंसू के भी रोता नहीं है बच्चा, तो उसको पिंच किया जाता है, उसको चुकोटी काटी जाती है। क्योंकि 60,000 किलोमीटर तक अगर वेन्स और कैपिलरीज को जोड़ दिया जाए, उसकी ट्रैवलिंग लेंथ बन जाती है। मतलब ट्रैवलिंग लेंथ मतलब जो खून है, 5 लीटर खून है। अनिल साहब बैठे हैं, सबको हमें अच्छे से मालूम है। 5 लीटर खून जो है उसको जो है आपका पूरा का पूरा 60,000 किलोमीटर में जो है पानी के साथ मिलकर जगह जगह पर एनर्जी पैकेट्स गिराने पड़ते हैं। तो इट इज़ वेरी इसेंशियल कि उसको जगाया जाए, उसको रुलाया जाए। नेक्स्ट। तो हमारे पास ऑप्शन 2 आ जाते हैं कि या तो हम नफरत को अडॉप्ट करें या प्यार को अडॉप्ट करें। कई बार ऐसा भी होता है कि मॉडर्न चीज़ें, मॉडर्न विचार आ पा रहे हैं, लेकिन हम अपने गड्ढे में पुराने पड़े हुए विचार से ही सहमत हो पाते हैं, क्योंकि वो हमें अलर्ट कर देता है कि आप सुरक्षित हैं। नेक्स्ट। हम भाषा पे आएंगे। नेक्स्ट। ये आप पढ़ सकते हैं, 6080 लिखित भाषा हैं पूरी दुनिया में। इंडिया में 25 से 27 करीब हैं। 670 भाषा इंडिया में बोली जाती हैं। इवन हिंदी के मैथिली और जो बाकी भाषाएं हैं उसमें भी वैरायटीज़ हैं 30 भाषाओं में। नेक्स्ट। देखिए, पहचान बहुत ज़रूरी है।
मैं उस जमाने में ले जाना चाहूँगा जहाँ पहचान नहीं थी, जहाँ पहचान तो हो पा रही थी दृश्यों से, लेकिन हमारे पास में ईंट पत्थर काखागा नहीं थे कि हम उस पहचान को शब्दावली में ढाल पाएं। तो अगर किसी आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं 1000 में से केवल 6 ही सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं, लेकिन ये जो जांच का प्रस्ताव है, ये 0.0001% जो साइंटिस्टों की जांच है वो आम आदमियों तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो पहचान क्या है? मेरे बगल में बैठे हैं रीटा जी बैठी हैं बिहार से, और सभा जी बैठी हैं। तो इस जैसी सभा में मेरे पास 4 लोग हैं, एक फ्रांस का है, एक जर्मन है, एक गढ़वाल का है, एक मराठी है। तो मैं इनको 2 शब्द देता हूँ, रीटा जी और सभा जी, रीटा जी और सभा जी, और वो अपनी अपनी कलम उठाते हैं। जब अपनी अपनी कलम को उठाया जाता है तो उनके चित्र अलग अलग बनते हैं। The one who is understanding Rita ji and Sabha ji, he will write in French, others will write in German और मराठी में और गुजराती में या उड़िया में या गढ़वाली में। तो जो चित्र अलग अलग हैं, जब उनको मैं पोडियम पे बुलाऊंगा तो प्रकृति की जो साउंड है वो एक सबको जोड़ देगी, तो एक ही साउंड आएगी। जो एक साउंड आएगी वो एक साउंड बिल्कुल क्लियर आएगी, रीता जी सभा जी, रीता जी सभा जी, रीता जी सभा जी। कैन यू हियर मी अजय जी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति की आवाज के साथ साथ ईंट पत्थर अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जो मंजिल है वो एक ही है। नेक्स्ट, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आपस का द्वंद्व है, इनर पीस के बारे में बातचीत हो रही है। तो जो दिमाग है वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लेवल हाई होता है, लेकिन सबको साथ लेके शरीर चलता है, उसमें दिमाग लीडरशिप दे रहा है ऐसा नहीं है। अनिल मिश्रा जी ने बिल्कुल साथ कहा कि इस सभा को कोई ज़रूरत ही नहीं है लीडरशिप की, जबकि वो चेयरपर्सन है हमारे। तो नेक्स्ट, तो जब पैरों ने मासूमियत से जवाब दिया कि मैं मेलजोल, श्रद्धा और विज्ञान के साथ ज़मीन पर दौड़ता हूँ, मैं जब दौड़ना शुरू करता हूँ तो कभी स्कूल बस मिल जाती है, कभी मेट्रो मिल जाती है, कभी मेरे को चांद पे जाने का भी जो है नासा के चांद पे जाने का भी अनुभव रॉकेट के थ्रू मिल सकता है। तो जो एक्चुअल अनुभव है वो पैरों से जुड़ा है, लेकिन बिना कोऑर्डिनेशन के, जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है उसके साथ उसको चलना ज़रूरी है, अदरवाइज बोथ आर जीरो। नेक्स्ट, तो ये जो स्ट्रगल है, जो रस्साकशी है, खींचतान है, हमेशा रही है, हमारे कवियों के बीच में रही है। शेक्सपियर में भी ये देखा गया है कि मैं हार्ट की सुनूं या मैं दिल की सुनूं या मैं दिमाग की सुनूं। नेक्स्ट, तो कवियों ने, शायरों ने इसको अपने अपने तरीकों से इसको बहुत अच्छे से ढाला है। नेक्स्ट, तो ये जो टग ऑफ वॉर है ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन इसकी समझ धीरे धीरे चेंज हो रही है। इवन 2 धड़े बन चुके हैं न्यूरोलॉजिस्ट के, मैं लगातार इनकी वीडियो देखता हूँ। मैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे घर में डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में उनके जो चीज़ें हैं वो लगातार चेंज हो रही है, थॉट्स चेंज हो रहे हैं, परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं, समझ चेंज हो रही है। नेक्स्ट, ये पुरानी पद्धति है। नेक्स्ट, देखिए अब न्यूरोलॉजिस्ट में एक बहुत ज़बरदस्त कंटेस्ट है। जो दिमाग के ईईजी लेने वाले, उस पर एविडेंस देने वाले लोग हैं, वो कहने लगे हैं कि ब्रेन अलग है। जो ब्रेन वो चीज़ है जिसको हिंदू पद्धति में शमशान में जा कर के उसको हेलमेट उसका इतना मजबूत होता है कि उसको जो है बार बार जलाने के लिए उल्टा पलटा जाता है लाठी के थ्रू। और ये जो पार्ट है, माइंड जो है, वो बिना वीज़ा के, बिना टिकट लिए देश विदेश सैर सपाटे कर सकता है। वो कैसे करता है? क्या वो उसके अपने 5 इंद्रियों के अनुभव हैं या वो दूसरों के अनुभव को अपना अनुभव बना लेता है? ये वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, देखिए सिन्हा साहब मेरे पड़ोसी बैठे हैं, वकील साहब हैं आरबीआई से,
रिटायर हुए। हम लोग जो है घर से चले, पड़ोस के होने की वजह से जब हम कार पे चलते हैं, अगर कार बाई चांस ब्रेक डाउन हो जाए, अभी तो कार ब्रेक डाउन नहीं हुई, वो तो मेरे सारथी हैं कृष्ण भगवान, कितने बड़े सेफली ले आए मुझे, वो बैठे हैं सामने। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वास्तविकता क्या है, दी एक्सपीरियंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। चाहे एनिमल एक्सपीरियंसेस अपने दिमाग में भर रहा है, और चाहे जो है ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग में भर रहा है। तो एक पहला फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस एंड द सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस। अगर वो कार खराब हो जाती है तो हम छोटू को बुलाते हैं, छोटू जो है कुछ ना कुछ कारीगरी करता है। हम उससे ये नहीं पूछते कि तू बेटा स्कूल जाता है नहीं जाता है, हम उसको चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, उसको अच्छी टिप देते हैं। बोनट खोलता है, कुछ कारीगरी करता है, कार स्टार्ट हो जाती है। तो वो उसके सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। तो हम लोग इमेज और एक्सपीरियंसेस में, इमेज और वास्तविकता में के द्वंद में हमेशा रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसके एक्सपीरियंसेस हमें भी मालूम हो जाए, क्योंकि वो स्कूल नहीं गया है। अगर वो बहुत ब्रांडेड रिपेयर हाउस से है तो वो काफ़ी महंगा है, वो सड़क किनारे नहीं बैठा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इंसान जो है वो अपनी 5 इंद्रियों के अपने एक्सपीरियंसेस को काबू में करता है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस ग्रैब करता है, किताब पढ़ता है या ऑडियो विजुअल देखता है। नेक्स्ट, द आईज डू नॉट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। नेक्स्ट, देखिए ये जो अंधी दौड़ है, ये बचपन में मैंने इस पे क्या सोचा था। मेरी नानी ने कहा कि भाई चूहे जो है रसोई में बड़े उधम मचा रहे हैं। चंद्रा साहब, चूहे रसोई के अंदर उधम मचा रहे हैं। तो एक पनीर का टुकड़ा लटका दिया गया और चूहेदानी में चूहा जो फंस गया, तो उसमें चूहों ने अपनी सभा बुलाई कि ये इंसान जो है बड़ा चतुर चालाक है। ये टेलीविज़न पे जो बांसुरी बजा करके भी चूहों की दुनिया की कहानियाँ सुनाता है, चूहों को पकड़ के ले आता है, उनको नदी में फेंक देता है। हमारे भी इंटेंशन ये थी कि इसको पकड़ करके हम नदी में फेंक देंगे, हमने वही किया। और उसके बाद फिर चूहे जो है थे फिर उधम मचाने लगे, फिर वो फंस नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा होती है। लेकिन जो चूहों के बीच में जब हमने जो चूहेदानी थी उसको अच्छे से साफ किया, चिकन या कुछ रोटी या कुछ और पनीर का टुकड़ा अलग से लगाया, तो फिर एक नया चूहा फंस जाता है। तो बुजुर्ग चूहों का ये कहना है कि इंसान ने हमें आउटस्मार्ट कैसे किया, भाषा उसकी भी है हमारी भी है। नेक्स्ट, तो जो आउटस्मार्ट करने का तरीका है वो एनिमल से, जो दूसरे की प्रिंटेड भाषा है, जो प्रिंटेड एक्सपीरियंस है किताबों से, जो चाइना का एक शताब्दी पहले आपका आविष्कार हुआ, जो पेपर आया और डच की प्रिंटिंग प्रेस आई, तो प्रिंट मीडिया से जो किताबें पढ़ी वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप बिना पैसा दिए आप आर्टिक ओशन में चले जाते हैं, वहाँ पर बर्फ़ के जगहों पे जो चीज़ों पे आपका अनुभव नहीं है, वो अनुभव को आप अपना अनुभव बना लेते हैं। प्रीवियस वन, पिछला इससे पहले, हाँ। तो देखिए, जब काखागा का इन्वेंशन नहीं हो रहा है 5000 साल पहले, तो कई धर्मों का ये दावा है कि नैतिकता जो है हमने सिखाई है। लेकिन नैतिकता जो है, जो ब्रिगेडियर साहब बता चुके हैं, जो वेटनरी उसमें एक्सपर्ट है, कि भाई जो अलग अलग नैतिकता का पार्ट है वो प्रकृति से जो जीता है, जिया गया है, वो उस पर जो है कुशलता जो है बिना इंसान के एंट्रेंस के, जो एक लेट एंट्री है, तब भी ये मुमकिन थी। नेक्स्ट, तो आइए मैं उस दौर में फिर ले चलता हूं जहां पर चित्रों से बातचीत हो रही है 5000 साल पहले, 6000 साल पहले। नेक्स्ट, ये चित्र हैं, अलग अलग केव्स में बने हुए चित्र हैं। नेक्स्ट, देखिए, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। 20 साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने इस पे अब 2 साल से कलर डाले हैं। इसको मैं कॉमेडी ऑफ एरर्स, शेक्सपियर का एक नाटक था कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स मैंने इस स्लाइड का नाम दिया है। तो इस स्लाइड पे जो है, जो भाषा है नहीं, आप बता नहीं सकते, डिमांड है, सप्लाई है नहीं, आप
मन की बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जो है उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो ये 7 गोले बने हैं दीवार पर। तो जब पार्टी दी जाती है शिकार करने के बाद में गुफा के अंदर, तो जो एक मित्र है वो सोचता है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त तक मेरा जो मित्र था वह यहाँ पे इमेजिन कीजिए पेड़ के पीछे छुपा था और उसने शिकार किया, गेम किया, एंड ही इज थ्रोइंग अ पार्टी। फिर दूसरे का परसेप्शन अलग है क्योंकि उसका अनुभव अलग है। हमने ये देखा कि हर बंदे के अनुभव इस हॉल में भी अलग है, यहाँ भी अलग थे, उस जमाने में भी अलग थे। उस दूसरे बंदे ने ये सोचा कि ये 7 दिन तक, क्योंकि जोखिम का खेल है, आइदर यू बी और एट दी टेबल फॉर डिनर और यू बी ए पार्ट ऑफ इट और यू बी एट द टेबल ऑफ द डिनर। मतलब कि अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपको जो जंगली जानवर है वो अपना ब्रेकफास्ट बना सकता है। तो ये 7 गोले 7 दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो ज़्यादा घुमक्कड़ है, जो ज़्यादा घूमता है, ब्रिक्स के अपना लोगों को साथ लेकर आने वाले जो इंटरनेशनल फोरम्स में काम करते हैं मेहता साहब, तो 7 गोलों का मतलब ये सीधा सीधा आ जाता है कि ये पूर्णमासी के पूरे पूर्ण जैसे बुद्ध पूर्णिमा बोली जाती है, पूर्ण चांद में जो जानवर है वो पानी पीने जंगल में जरूर आएगा। अब उस समय जो है उसको आराम से बहुत सारी चॉइस मिलती है, कमज़ोर वाले को आप मार देते हैं लेकिन ले आते हैं। लेकिन क्या 7 महीने तक बिना खाना खाए इंसान रह सकता है? ब्रिटिश जेलों में क्रांतिकारी भगत सिंह ने 70 से उसके कॉमरेड्स ने 70 से 80 दिन तक ही भूख हड़ताल कर पाए। तपस्वियों का कहना है कि 180 दिन तक वो कर पाए। भगवान बुद्ध ने भी अपने आप को सोचा कि मैं पहले गरीब कैसे रहता है अब ऐसे देख लूँ, मैं उपवास करके देख लूँ, और उन्होंने जो किया वो 180 यानी 6 महीने से ज़्यादा इंसान भूखा नहीं रह सकता। यहाँ 7 महीने यानी यहाँ पर एक गप मारने का, एक शेखी बांधने का एंगल भी आ जाता है, और आदमी कहता है कि भाई मैं तो 7 दिन तक भाग रहा, जबकि एक्चुअल में जड़ी बूटियाँ वगैरह भी खोजता रहा है। कुछ फल फूल, कुछ नशे वाले भी हो सकते हैं, कुछ तंदुरुस्त भी हो सकते हैं, हेल्दी भी हो सकते हैं, कुछ जहरीले भी हो सकते हैं। तो जो सेवन है, इंसान अपना सर्वाइवल इसी तरीके से ढूंढता आ रहा है। तो दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर कि अनुभव अलग अलग हैं और अनुभव अलग अलग परसेप्शन डाल देते हैं। हमें उन सब अलग अलग अनुभवों को एक साथ लेके चलना है, यही चुनौती है इस छोटे से प्रेजेंटेशन की। नेक्स्ट, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट, लेट्स कम टू दी साइंटिफिक टर्म्स। तो ब्रेन जो है, जिसको शमशान में हिंदू पद्धति से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है पूरे अंगों में, उसको देर से कोशिश करके जलाया जा सकता है। वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम डिवाइडेड है। ये जो है ये आपका पुराने परंपराओं में, पुरानी चीज़ों में आपका सुरक्षा कवच है। आपको कहेगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलो, लोगों पे विश्वास मत करो। तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमोशन से चलेगा। ये 30,000 से 40,000 मॉडर्न तरीक़ों से चलता है। मॉडर्न तरीके संघर्ष से ही आते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार बार बार कह रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में कि आप अपनी जेब को बचाने के लिए आपको एक साथ होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। नेक्स्ट, आई थिंक आई एम क्लियर। इसके बाद आपको भी वक्त मिलेगा कुछ ना कुछ पूछने का। नेक्स्ट, ये देखिए एक नई चीज़ आ गई कि नज़रिया क्या है, नज़र क्या है, नज़रिया और इन सब चीज़ों को देखने का तरीका क्या है। तो जो ऑब्जेक्ट है, सर थॉमस एडिसन का जो बल्ब लगा है, और वो 999 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर से गौतम बुद्ध की तरह बहुत
मजबूती से मोटिवेशन दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि उस गांव में जो इन्वर्टेड इमेज आ रही है वो सिर्फ बल्ब की होगी। जब चीज़ों को पकड़ती है हमारी आँख तो उसको उल्टा कर देती है, इन्वर्टेड करती है। लेकिन स्मार्टफोन की तरह हमारे दिमाग में जब फाइलिंग हो रही है तो चीज़ों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसको फाइल किया जाता है। ये बात दूसरी है कि मैं इस चीज़ पे को फाइल नहीं करूँगा, वो निर्णय पे हम बाद में आएंगे। तो जिस गांव में सर थॉमस एडिसन का बल्ब नहीं पहुंच पाया 10 सालों से, खंबे तो लगे हैं और मिनिस्टर ने आकर के इनॉग्रेट कर दिया कि मैंने इलेक्ट्रीफाई कर दिया आपके गांव को, लेकिन फिर वो माचिस और वो ढूंढ रहा है इंसान जो मोमबत्ती है, क्योंकि उसके लिए ये नॉनसेंस है, ये दृष्टि में आ ही नहीं रहा है ये बल्ब क्या चीज़ है, मेरे काम का नहीं। जब तक वो उसको महसूस नहीं करेगा, लोगों ने मुझे कहा कि इसकी वीडियो बना के भेज दीजिए, हम नहीं आ पाएंगे, हमें महसूस करना ज़रूरी है। जब हम महसूस करना ज़रूरी है तो इस वजह से जब आप आते हैं ये सब चीज़ों को महसूस करते हैं, तो वहाँ पर जब किराने की दुकान में बल्ब मिलेगा ही नहीं तो महसूस कहाँ से करेगा। तो वो माचिस और मोमबत्ती ही महसूस कर रहा है। तो नज़र वर्सेस नज़रिया में जो देखना है वो वास्तविक चीज़ों को ही देखना है, वास्तविक जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। Am I करेक्ट? Yes. आपका स्वागत है जी। नेक्स्ट। तो देखिए, जैसे कोशिश है गोपाल जी की 15 साल से कोशिश है, 20 साल से कोशिश, आरटीआई में लगे हुए हैं आरटीआई में, उनको धोखा मिलता है लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। उनको जो बल्ब है, वो जो शहर है वो मोमबत्तियों का शहर है, मोमबत्ती वालों ने तय कर लिया इनको फांसी पे चढ़ा दें। तो ये स्थिति है। ये मैं अच्छे से नहीं इसको रख पाया क्योंकि वक्त कम था, स्लाइड्स कम थी। मैं दूसरी स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप पे भेज पाऊंगा। नेक्स्ट। तो एकता और शांति के बीज कैसे बोए जाए? जो शांति के बीज है वो शांति बाहरी भी है, अंदरूनी भी है। बाहर की शांति जो है वो लगातार महात्मा गांधी ने उस पर हमें रास्ता दिखाया, अपनी शर्ट भी उतार दी। जब वो इंग्लैंड गए तब भी उन्होंने थोड़ी सी शॉल पहनी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे 80% लोग जो है वो कुर्ता नहीं पहन पा रहे हैं, इस वजह से मैं आगे मैं भी कुर्ता नहीं पहनूंगा। और बाकी जो चीज़ें, क्योंकि उन्होंने उसको अपने आप को उसका पार्ट बनाया, श्रीनिवास। और जो शांति के बीज हैं वो तभी पॉसिबल है जब बाहरी शांति भी हो पाएगी। जो आपकी जेब से रिलेटेड शांति है, प्रोफेसर अरुण कुमार के बार बार प्रेजेंटेशंस आ रहे हैं, वो बाहरी शांति है, अंदरूनी शांति, दोनों के बीच का संतुलन। नेक्स्ट। ये मैं बच्चों में यूज़ करता हूँ, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। देखिए युद्ध में क्या हो रहा है। पहले युद्ध में तो हथियार जो बेचता है, पहले हथियार बेचा, फिर मरहम पट्टी भी वही बेच रहा है, फिर सारे टेंडर भी वही ले रहा है, फिर कहता है मैं शहर को वापस बना दूंगा। उसमें भी फायदा है, इसमें भी फायदा है, चित भी मेरी पट भी मेरी। नेक्स्ट। तो मैं और मेरी प्राण प्रतिष्ठा में मैंने शुरू के एक स्लाइड में बताया कि मैं जीरो हूं, ये फैक्ट है। आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। आपके अनुभवों का जो समीकरण होगा, पूलिंग होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट। मुझे लगता है चित्र को भी कुछ बोलने देना चाहिए। मैं इतना अच्छा स्पोक्स पर्सन नहीं हूं कि आपको हंसा सकूं या आपको रुला सकूं। नेक्स्ट। मैं क्षमा चाहूंगा कि बहुत ही कठोर शब्द यूज कर रहा हूं, चोर, थीफ, क्योंकि जब हम आउटस्मार्ट करने का हमने चार्ट देखा था, हमें जीव चेतना से अपने आप को अलग करना है, आउटस्मार्ट करना है। तो दूसरों के अनुभव, या तो वो किताब में लिखे हुए अनुभव हम अपना पाते हैं, किताब में लिखे हुए अनुभव, एडम स्मिथ के तौर तरीकों को अपना पाते हैं, इकोनॉमिक्स को, अपनी जेब को संभाल पाते, जो अर्थव्यवस्था का चक्र है,
अपने आप को बचाव की मुद्रा में ला सकते हैं। और या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम घर बैठे बैठे बिना टिकट लिए डिस्कवरी चैनल से दूर दराज के देशों की चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हैं। नेक्स्ट, तो वी आर इंटरकनेक्टेड, हम एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर बाहर 5-6 पेड़ लगे हैं तो मेरा जो जहर है 800 ml चाहिए, हवा में 21% ऑक्सीजन चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड जहर है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके जो मेरे को दिया जा रहा है, वो उसमें हमारी एकजुटता है। नेक्स्ट जी सर, मेहता सर। नेक्स्ट, देखिए अब आपस में हमारे छोटे छोटे गुट क्यों हैं। राजेंद्र भवन में एक छोटी सी मीटिंग हो रही है, पिछले डॉक्टर साहब ने बताया ये लगातार होती है, बड़ा हॉल है, ये है, हर जगह पर दिल्ली में पूरे वर्ल्ड में छोटी छोटी युद्ध हो युद्ध ना हो उसके फेवर में उसके अगेंस्ट में मीटिंग्स हो रही है। लेकिन हम 99.9% लोग जो है एक दूसरे से पंगा ले लेते हैं। वो पंगा लेना ये है कि बस ईगो की मूंछों की लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट, ये सोल्यूशन मैं देख पा रहा हूं। डॉक्टर अनिल, आई एम जस्ट थ्रू इन 2 minutes। नेक्स्ट, देखिए, तो जो अभी तक कहा जाता था कि जंगल का राजा जो है शेर है, लेकिन अभी जब से स्नैप राइफल आई है तो इंसान में पता नहीं कहां से ताकत आ गई। मतलब उसके हाथ में बंदूक आ गई तो वो ताकत आ गई। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, चंद्र विकास जी है और ये अपना गोपाल जी है, हम में से किसी के पास भी जो है लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस टू किल नहीं है, लेकिन हम ताकत से संतुलन भी बना सकते हैं। अब ताकत आने पे हम खुद ही बिगड़ जाए, उसको काउंटर बैलेंस कैसे होगा। नेक्स्ट, तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक स्लाइड में बोला कि 1000 अगर सांप है तो 6 ही सांप ऐसे हैं जो जिसके जहर से इंसान या जानवर मर सकता है, बाकी सब प्रकृति के मित्र हैं, हमारे सखा हैं। हमें 5 साल की जो एग्रीकल्चर खेती है उसमें वो हमें हेल्प कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब। नेक्स्ट, ये हमें अपना रास्ता चुनना है। हमारा दिमाग हमको गड्ढे में वापस ले जाएगा, पुराने तरीकों से सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। वो आज़ादी दी है इंसान को, लेकिन वो सब आज़ादी जो है कल्पनाशीलता के अंदर अनुभव हैं दूसरों के, वो दूसरों के अनुभव हमारे अनुभव हैं जो जीव चेतना में वे मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इनर पीस के लिए। रमेश जी, आप गांधीयन हैं, अजय जी। नेक्स्ट, देखिए, जो पहला कदम है, मुझे अगर टीम अप करनी है डायरेक्टर साहब से, अजय मिश्रा जी से, तो क्या सिर्फ मैं उनको ही थैंक्स गिविंग दूं, ग्रेटिट्यूड दूं, क्योंकि इस माइक के पीछे जो संगठन की शक्ति है वो उनकी है, हॉल है, सब कुछ है। 2 घंटे आए हैं, हमने लंच का इंतजाम किया, चाय का इंतजाम किया, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया तो मैं उनको भी करूँ, उनको भी थैंक्स गिविंग करूँ, उनके प्रति भी कृतज्ञता करूँ। वो जो थैंक्स गिविंग है वो पदार्थ में, मटेरियल में, जिंक के रूप में, मैग्नीशियम के रूप में, पत्थरों के रूप में भी मिल रही है। सब कुछ तो धरती से आ रहा है भाई, हम धरती से आए हैं, धरती में तो जाएंगे। धरती कहेगी मैं हल्की नहीं होगी, मैं भारी नहीं होगी आपके पैदा होने पर। तो ये कोशिश मेरी है कि जब बच्चों में मैं यूज़ करता हूँ ये,
क्लास 11th क्लास 12th या 9th में। तो ये प्रश्न जरूरी है कि ये 100 साल पहले ऐसे हो रहा है कि एक रहस्यमय ताकत के बारे में छोड़ दिया गया कि आप प्रार्थना कीजिए वो ही कंट्रोल कर लेगा। अब क्या हो रहा है, अब नई जनरेशन का 30,000 से 40,000 अनुभव का आदान प्रदान ज़्यादा है, वो पुरानी जनरेशन से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो बाजार पे तो आधारित है। जो नई जनरेशन के मोबाइल के पीछे कहानियां आ रही हैं वो बाजार पे ही तो आधारित है, बाजार की सेल्समैनशिप पे आधारित है। तो कृतज्ञता और ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक को हो या पूरी मानव सभ्यता को हो, ये बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। मैं चाहूंगा, अब रमेश जी से भी सीखा है झोली फैला करके कि अपने अपने अनुभव पूल कीजिए, इस धरती को बचा लीजिए। ग्लेशियर जिस रफ्तार से मेल्ट हो रहा है, हमारा बचना जो है अगले 25 साल में मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक आई एम डन। जो कि अपने आप में एक अलग अलौकिक चीज जो हमें देखने की नहीं मिलती, और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द बेसिक लेवल, लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ फंडामेंटल थिंग्स जो हमें कुछ और सोचने को मजबूर करें। लेकिन इसके साथ अब इतनी सारी चीजें घुल मिल रही हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और तो मैं चाहूँगा कि जो इन्होंने कहा है और जो हम समझना चाहते हैं, ये जो समझना चाहते हैं, ये आपने जो समझा है, और इनसे अगर कोई प्रश्न इसके पीछे क्या, क्योंकि सब कुछ एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी है और उसको डिफाइन करना मुश्किल है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत फंडामेंटल है, जो हमारे जीवन से संबंधित, जैसे अर्थ को बचाना या इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ये हमारे मन या शरीर मन और philosophical. So all these things are very wide and very complex, very abstract also. तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं अब जो आपके अपने अनुभव और प्रेजुडिस हैं उसको हटाकर अगर इससे संबंधित जो रिप्रेजेंटेशन है उसी पे अपनी बात रखें, वो कम है, और जो क्लैरिटी अगर उससे और ज़्यादा बढ़े तो अच्छी बात है। मैं यही आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने सवाल, आपने कहा था तो आप ना एक बार नाम बता दें। जी, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। जी, अभी जो सर का निर्देश था, आदेश था, तो उसी के संदर्भ में मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे जैसा जो शिष्य है, मेरे जैसा जो एक गंभीर श्रोता है, वो जो ऑब्जर्व किया, तो मैं अपनी भावना को आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। मैंने इस प्रेजेंटेशन से एक तो मैं अपने राजनीतिक गुरु, सामाजिक गुरु के गोविंदाचार्य जी का जो एक लाइन का फिलॉसफी है, वो है प्रकृति केंद्रित विकास। उस प्रकृति केंद्रित विकास को मैंने इस प्रेजेंटेशन में देखा, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये कहना कि हर समस्या का समाधान एक सूत्र से है, और वो सूत्र है संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और सहकार। तो ये दूसरा चीज मुझे ये समझ में आया। तीसरा चीज मैं ये देखता हूं कि कैसे सुलझेगी हालात की गुत्थी लोगों, कैसे सुलझेगी हालात की गुत्थी लोगों, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये जो वैश्विक परिदृश्य में हर चीज के पीछे, हर जो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, किसान का मुद्दा हो, कॉर्पोरेट्स का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, प्रवासी नीति का मुद्दा हो, तो मैं तो एक एक्टिविस्ट की तौर पर ऐसा समझता हूं कि जो मैं देखता हूं, समाज को, देश को देखता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, तो एक चिंतकों के चिंतन का स्वरूप क्या हो, ये है आज का इनका मूल विषय। जो हमारे मिश्रा सर कह रहे थे कि मैं अभी तक ये
समझ नहीं पाया हूं कि ये बताना क्या चाहते हैं और इनका प्रेजेंटेशन किस विषय पर है। तो अभी तमाम श्रोताओं से वो अपेक्षा कर रहे थे कि आपने जो ऑब्जर्व किया तो वो आप बताएं। तो मुझे लगता है कि इनका ये जो कहना चाहते हैं, जिसको ये शायद शब्द नहीं दे पाए हैं, तो मेरी शब्द के अनुसार उसको, मैं चूंकि ये कंटेंट राइटर हूं, तो मेरे शब्दों की परिभाषा के अनुसार इन्होंने विचार बिंदु, विचारों का भ्रूण और विचारों की भ्रूण हत्या और विचारों का संयोजन, ये 4-5 बातें एक साथ एक सूत्रित करके इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया। मैं पहले इरफान जी के कार्टूनिस्ट इरफान से मैं बड़ा प्रभावित रहा, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। तो इरफान के बाद अगर एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी अगर देखा जाए तो मैं इनसे काफी प्रभावित हूं। ये वैश्विक परिदृश्य से लेकर के जो चित्रें बहुत कुछ बोलती है, जो चीज ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते या घंटों घंटे के व्याख्यान में जो चीज हम नहीं समझ पाते हैं, वो चित्रों के माध्यम से ये काफी कुछ प्रदर्शित कर दिया है इन्होंने। तो ये हमारे विचारों को झकझोरता है, ये हमारी अंतरात्मा को जगाता है और उससे मुझे लगता है एक ऊर्जा का स्रोत हमें मिलता है। मुझे लगता है हर व्यक्ति जो वैचारिक बिंदु में, वैचारिक परिदृश्य में जो कुछ खोज रहा है, सर्च कर रहा है, तो उस परिदृश्य में हमें लगता है कि हमारा जो अवचेतन मन है वो काफी कुछ कनेक्ट कर रहा है मैग्नेटिज्म पावर की तरह। इससे पहले जो दो विद्वानों ने कुछ कहा, बहुत कुछ कह दिया, बहुत मीनिंगफुल है। बाकी दूसरी बात मैं कहूँगा, जो मंजंदर जी का प्रेजेंटेशन है, अगर इसको हम आंख बंद करके आंख खोल के खुले दिमाग से देखें तो हर पिक्चर में मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो हमें सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ विवश करता है। ये थॉट प्रोवोकिंग है और इसको हमने बहुत हल्के से में ले लिया। मतलब कहना चाहिए इतने छोटे समय के अंदर हमने इतनी ज्ञान की गूढ़ बातें, जैसे देसी घी खाना जो है ना, उसको हजम करना बड़ा मुश्किल था। तो कहते हैं सबसे ज्यादा दोहरा देखने में छोटा लगे भाव करे गंभीर, ये उस वाली बात है। इसके लिए मेरा एक नम्र निवेदन है कि यहाँ पर जो भी हम लोग श्रोता बैठे हुए हैं, वो वास्तव में श्रोता कम है, सारे बुद्धिजीवी हैं और सब में बड़ी विचार करने की गहरी क्षमता है। इसका उपयोग करने के लिए यदि हर सप्ताह 3, 4 या 5 चित्रों को यदि दिया जाए, उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करते हुए सुझाव लिए जाए, तो इसकी जो बुकलेट बनेगी स्पाइरल में, वो इतनी मीनिंगफुल बनेगी कि हम जो हमारे महाकाव्य हैं, ग्रंथ में है, रामायण है, महाभारत है, उसके बराबर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये किसी तरह से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन सकता है, जिसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो सब क्रिएटिव पावर हो और सोच सारी प्रकृति से जुड़ी हुई है। और ये ना कोई राजनीतिक है, ना कोई धार्मिक है, ये अपने आप में राजनीतिक भी बन गया, धार्मिक भी बन गया और उन सबसे मैं कहूँगा मानवीय बन गया ये। और इसके लिए कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चित्र इतना कुछ कहते, आपको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो बहुत बहुत आभार। ये चित्र मेरे अपने मोनोपोली नहीं है, काकागा मेरी अपनी नहीं, वो भी मैं नहीं कह रहा आपकी मोनोपोली। हाँ, ये बहुत स्टिमुलेटिंग था टू मेक अस थिंक कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ हमसे मानवीयता का तार छूट रहा है और कहाँ कैसे उसको पकड़े। लेकिन इसको पकड़ के अब होना क्या है, मुझे लगता है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। तो देखिए, अभी तक जितने आंदोलन हुए, चाहे वो जेपी आंदोलन या तो स्वतंत्रता आंदोलन, इससे पहले, ये सब नेशन स्टेट के फ्रेमवर्क को केंद्र बिंदु में रखते हुए, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को प्राइमा फेसी एक्सेप्ट करते हुए कि भाई सॉवरेनिटी है नेशन स्टेट की, और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंस्ट्रक्ट है उसका अब समय खत्म हो गया है। मुझे लगता है अभी क्योंकि समय का अभाव है, और राकेश जी ने पहले भी क्योंकि अर्थ फेडरेशन का विषय ही बहुत लंबा है, तो बहुत संक्षेप में मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ। आज शनिवार 2 मई है, शनिवार 9 मई को संयोग से रविंद्र जयंती भी है, तो 165वां। उस दिन अगर हम आप लोग, अगर मेरा ये बहुत ही रेडिकल एक प्रस्ताव है कि हम लोग खुद को अर्थ सिटीजन डिक्लेयर करते हुए और डायरेक्ट ब्रिक्स की मेंबरशिप लें, और हमारा ही एक डेलीगेशन जो भी ब्रिक्स के सदस्य, और वो बहुत खुशी से हमें स्वीकार करेंगे,
चाहे वो ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, जितने भी देश हैं, कि हमारा प्रतिनिधि मंडल 14-15 मई को जो विदेश मंत्रियों की बैठक है उसमें सीधी हमारी भागीदारी हो, और वसुधैव कुटुंबकम के विचार से इसका लंबा इतिहास भी है। सिटीजनशिप को रिनाउंस करके गैरी डेविस ने बहुत बड़ा इतिहास रचा था। संयुक्त राष्ट्र को भी उसको मान्यता देनी पड़ी थी, उसको फ्रांस में शरण मिला था, लेकिन बाद में सब ढुलमुल रवैया की वजह से। एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु जो इस हमारी बात को बहुत जोर देता है वो है इंडिजिनस मूवमेंट का बिंदु, कि डॉक्टर एरिका आयरिन डायस ने, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट फोरम ऑफ इंडिजिनस इश्यूज की स्थापना की थी और जो रिपोर्टर भी थी वर्किंग ग्रुप फॉर इंडिजिनस इश्यूज में, उन्होंने 2017 में उनका देहांत हुआ, उससे पहले 2007 में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ इंडिजिनस इशू, जो कि एक अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन के बतौर एक बहुत ही मजबूत दस्तावेज है, जिसको हमने दरकिनार कर दिया। भारत भी उसमें हस्ताक्षर है। सिर्फ 4 जो उपनिवेशी देश हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने भी बाद में अपना वो वापस ले लिया, यानी यूनानिमसली वो रेजोल्यूशन पास है। वो ये कहता है कि अगर आप वसुधैव कुटुंबकम या जम्बू द्वीप को मानते हैं, या जो भी इंडिजिनस का मानते हैं कि अर्थ एज अ होल, जो कि 2010-20 अप्रैल को काचाबुम्बा बोलिविया में भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ मदर अर्थ में पूरा पारित हो चुका है, तो उन सबको समाहित करते हुए अगर हम एक प्रस्तावना रखते हैं, मुझे लगता है कि ये सेसेशन नहीं होगा, ये सुपर सेशन होगा। और आप कैलिफोर्निया को अलग नहीं कर सकते अमेरिका से, कैटेलोनिया को स्पेन से अलग नहीं कर सकते, कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकते, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम में सबको जोड़ने से हमें कोई नहीं रोक रहा है। तो ये एक ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, तो बस राकेश जी बात ये है कि जो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, तो सिर्फ दुष्ट लोग क्यों मास्टर स्ट्रोक चले, हमें भी अब मास्टर स्ट्रोक चलने का समय आ गया। जी मैं डॉक्टर नीलम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम अरोड़ा, नई दिल्ली मोती नगर से। मन बनाम मैटेरियल भौतिक समृद्धि सह अस्तित्व के लाभों का वास्तविक संतुलन कौन बनाता है, जो कि राकेश जी का टॉपिक है। तो इस संदर्भ में, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? You were speaking in English, so that's why I'm asking you. Both way. So I would like to speak in Hindi as well, English somewhere. But I think people understand Hindi very well, so I'm speaking in Hindi or somewhere in English. तो ये जो है, हम शांति के बीज बोए, जन्म से मरण तक का फासला, वो समय जिसे हम जिंदगी कहते हैं। एक और पन्नों की तहरीर, किताब रूपी जिंदगी, सांसों का सिलसिला, दिल की धड़कन, खट्टे मीठे अनुभव, गिर के उठने का यतन, ऊंचाइयों को छूने का यतन, नई पुरानी यादों का एहसास, मिलना जुलना, बिछड़ना, सुख दुख, ये सब ही तो है जीवन, यही तो है जिंदगी। हम किस लिए दौड़ते हैं, किस लिए भागते हैं, हमें क्या चाहिए? समृद्धि। अगर हम इन साधनों में समृद्धि देखें तो वास्तविकता कुछ और है। मन की शांति, पीस एंड हार्मनी एट ग्लोबल लेवल, विद इन कंट्री, विद इन होम। अगर घर में शांति नहीं है तो हम बाहर शांति क्या ढूंढेंगे? तो इसी कंटेक्स्ट में मैं कहूंगी कि शांति के लिए हमें प्रकृति से भी समझौता करना है। हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जो हमने बहुत 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 टफ टाइम देखा है ड्यू टू कोरोना। हमने प्रकृति को छोड़ दिया था, सुख समृद्धि की तरफ भागे। हमें एसी भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो इन चीजों को देखते हुए कोरोना में हमने टफ टाइम में कई चीजें सीखी भी। खाली ये माइनस नहीं हुए, प्लस भी हुए। क्या सीखा हमने सीखा हाउ टू इकोनोमाइज टोटल एक्सपेंडिचर, तोड़ा में गुजारा करने के लिए सीखा, लोगों से तालमेल बिठाना सीखा। कुछ हमने आयुर्वेद, हमारा हर्बल जो हमारा पौधे जो है, कुछ नीम है, गिलोय है, इनका प्रॉपर यूज करना सीखा।
है ना, कुछ लाभ भी हुआ। तो प्रकृति का नियम है कि हमें कुछ लाभ और नुकसान हर चीज से होता है ना। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि जो हमारा एक इन्होंने बताया, प्रेम करना सब जानते हैं, धर्म ग्रंथों से नफरत पहुंचाई जाती है या हो जाती है, क्योंकि नजरिया सबका अलग अलग है। किसी धर्म में, धर्म कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ चीजें हैं, कोई डिसलाइक करता है, कोई लाइक करता है, अपना अपना एक नजरिया है ना। तो फिर इनका जो शांति को लेके कहा है कि हमें एकजुट होकर के बदलाव लाना है, ये बहुत बहुत ठीक बात है, सब पर इम्प्लीमेंट होती है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी नगर हो, सब पे इम्प्लीमेंट होती है। जिसके लिए क्या जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। उसके लिए हमारा जो है एक अपना रास्ता हमें चुनना होगा कि बाहरी दुनिया के साथ संतुलन बनाना। और हमें सबसे बड़ी बात ये है, हमें ग्रेटिट्यूड, एक अच्छी बात को एक्सेप्ट करना और उसको उसके लिए हमें कृतज्ञ होना, ये चीजें बहुत जरूरी है। थैंक यू।